नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, मैंने आज जो है आपके लिए एक पाठ लेके आया हूँ। एक टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि कक्षा 11 की भूगोल की बुक से मैं आपके लिए लाया हूँ। अगर आपको ये टॉपिक मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आए और आप चाहते हैं कि आगे इस बुक की वीडियो अपलोड हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 100 लाइक अगर मुझे प्राप्त हुए और कमेंट आए 50 से ज़्यादा, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं डिसाइड करूँगा ये पार्ट का। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो कल शाम को इसी वक्त जो है इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। नहीं तो फिर दोस्तों, मेरी जो सीरीज़ें चल रही है वो तो चल रही है, ये मैंने आपके लिए एक नया शुरू किया है। चलिए देखते हैं आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। चलिए आज का पाठ हम पढ़ते हैं। पाठ का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखो, पृथ्वी का आंतरिक भाग अदृश्य व अगम्य है। दोस्तों, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग वो अदृश्य है। अदृश्य मतलब होता है दिखाई नहीं देने वाला, वह भाग जो दिखाई नहीं देता, यानी ऐसी चीज़ जो हमें नज़र नहीं आती या हमारे आंखों के सामने से ओझल होती है। अदृश्य मतलब दृश्य यानी दिखाई देना, यानी नहीं दिखाई देना, जो हमारी आंखों के सामने नहीं होती वो अदृश्य होती है। दोस्तों, अगम्य, जहाँ पर गम्य यानी जानना, अगम्य यानी नहीं जाना, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर हम चलकर नहीं जा सकते। यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वहाँ तो न तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और न वहाँ पर हम जा सकते हैं। मनुष्य ने खनन एवं वेदन क्रियाओं के द्वारा इसके कुछ ही किलोमीटर तक के आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष रूप में देखा है। यानी दोस्तों, मनुष्य ने खनन यानी खानों के द्वारा या वेदन क्रियाएँ जिनके द्वारा जो है खनिजों की खुदाई की जाती है, या कुछ जैसे हम मान लें कि ट्यूबें निकालने, जो बोरिंग निकाली जाती है, इस प्रकार के कुछ जो आंतरिक संरचना है उस तक कुछ रूप से कुछ ही भाग पर वो कुछ ही किलोमीटर तक वह प्रत्यक्ष देख पाया। दोस्तों, गहराई के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि कारण अधिक गहराई तक खनन एवं वेदन कार्य संभव नहीं है। दोस्तों, आपको पता है कि जब नीचे की तरफ हम जाते हैं तो प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान कम होता जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, जब हम बहुत नीचे जाते हैं तो तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए इसको ज़्यादा गहराई तक हम नहीं जा सकते और नई गहराई तक खनन या वेदन का जो कार्य है वो संभव है। भूगर्भ में इतना अधिक तापमान है कि वहाँ वेदन में प्रयोग किए जाने वाले किसी भी प्रकार के यंत्र को पिघला सकता है। मतलब वेदन कार्य इस कम गहराई तक ही सीमित है। यानी भूगर्भ के अंदर इतना भयंकर दोस्तों तापमान है कि जो वेदन करने वाले यंत्र हैं उनको भी वो पिघला सकता है। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा गहराई तक जो है वेदन का कार्य नहीं किया जाता। इसलिए पृथ्वी के गर्भ के विषय में प्रत्यक्ष जानकारी मिलने में कई कठिनाई आती है। ज्वालामुखी उद्गार से निकला लावा एवं गैस आंतरिक संरचना के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी के अन्य स्रोत है। यानी अगर हम ये बात करें कि जो ज्वालामुखी के उद्गार से निकला हुआ लावा है या जो गैस या आंतरिक संरचना है, उनके बारे में अनेक जानकारियाँ के स्रोत है, परंतु यह निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला। यानी हम ये नहीं बता सकते ये जो लावा आया है, ये जो मैग्मा आया है, ये कितनी गहराई से आया है, ये हम नहीं बता सकते। भूकंप विज्ञान से भूगर्भ की संरचना के विषय में अधिक वैज्ञानिक व प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है। अब दोस्तों, एक नाम आया है भूकंप विज्ञान। यानी भूकंप विज्ञान उसको कहते हैं जिसके द्वारा भूकंप की जो तीव्रता है या भूकंप किस तीव्रता से आया, कहाँ से आया, उसके जो रिएक्टर पैमाने हैं उसको भूकंप विज्ञान कहते हैं। तो भूकंप विज्ञान की द्वारा जो भूगर्भ यानी पृथ्वी की जो संरचना है उसके बारे में हम वैज्ञानिक और प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले साधनों को निम्न भागों में बांटा गया है। यानी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसकी जो जानकारी रखते हैं उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखो, एक तो है आपके 3 प्रकार बनाए गए, एक तो अप्राकृतिक संसाधन, एक उल्कापात और एक है प्राकृतिक संसाधन। अगर हम अप्राकृतिक संसाधन की बात करें तो यहाँ पर 3 मोस्ट है, एक तो तापमान, एक दबाव और एक है घनत्व है। उल्कापात में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और प्राकृतिक में ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान दोनों शामिल हैं। अब चलिए इन पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखें अप्राकृतिक संसाधन। तो तापमान के बारे में देखो, भूगर्भिक सर्वेक्षण से यह बात प्रमाणित होती है कि सामान्यतः पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, दोस्तों मैंने कहा था 165,
पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जब हम जाते हैं तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तापमान की इस वृद्धि दर के अनुसार भूगर्भ में सभी पदार्थ पिघली अवस्था में होने चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। अगर हम ये माने कि इस गति से तापमान बढ़ता है तो भूगर्भ में जितने भी वो पदार्थ है वो पिघली अवस्था में होने चाहिए, लेकिन तो वास्तव में दोस्तों ऐसा नहीं होता। अधिक गहराई के साथ बढ़ते दबाव के कारण चट्टानों के पिघलने का तापमान बिंदु उतना ही नीचे हो जाता है। यानी अगर हम बात करें जो अधिक गहराई के साथ जो बढ़ता दबाव उसके कारण जो चट्टानें हैं उनका पिघलने का जो तापमान है बिंदु वो ही उतना ही नीचे हो जाएगा। एवं धरातल के नीचे तापमान के बढ़ने की जो दर है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर तरफ है घटती जाती है। इस गणना के अनुसार पृथ्वी केंद्र का तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। यानी जो पृथ्वी के जो केंद्र है इसका तापमान दोस्तों कितने लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। अगला दबाव, भूगर्भ में मोटी मोटी परतों के बढ़ते दबाव के कारण केंद्र की ओर घनत्व बढ़ता जाता है। यानी भूगर्भ में है जो मोटी मोटी परतें हैं उनके कारण दबाव के कारण जो केंद्र का घनत्व है वो भी बढ़ता जाता है। दोस्तों केंद्र पर उस तापमान के कारण यहाँ पाए जाने वाले पदार्थों का द्रव्य रूप में होना स्वाभाविक है। यानी यहाँ जो केंद्र के पर जो उस तापमान के कारण जो भी द्रव्य पाए जाते हैं उनका द्रव्य उन पदार्थों का द्रव्य रूप में होना स्वाभाविक है, परंतु ऊपरी दबाव के कारण वह द्रव्य रूप ठोस का आचरण करता है। यानी ऊपर का जो दबाव होता है उसके कारण वह जो द्रव्य है वो किसका आचरण करता है दोस्तों, ठोस का आचरण करता है। अतः केंद्र में अधिक दबाव है, अधिक तापमान के कारण ये शैलें प्लास्टिक नुमा ठोस है। यानी केंद्र में ज़्यादा दबाव और ज़्यादा तापमान के कारण ये जो शैलें हैं या जो चट्टानें हैं वो क्या है, प्लास्टिक नुमा ठोस है। जिस प्रकार प्लास्टिक द्रव्य भी होता है और ठोस उस प्रकार के हैं। घनत्व, पृथ्वी के केंद्र की ओर निरंतर दबाव बढ़ने और भारी पदार्थों के होने के कारण उसकी परतों का घनत्व भी बढ़ता जाता है। यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर जो निरंतर दबाव बढ़ता है या भारी पदार्थों के कारण उसकी परतों का जो घनत्व बढ़ता है उसके कारण उसका घनत्व बढ़ता जाता है। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 या धरातल का घनत्व 2.6 से 3.3 GCM एवं केंद्र का औसत घनत्व 11 GCM में प्रकलित किया गया। यानी न्यूटन के नियम के अनुसार पृथ्वी का घनत्व 5.5 या धरातल का घनत्व है 2.6 से 3.3 एवं केंद्र का जो घनत्व है दोस्तों वो है 11 GCM प्रकलित किया गया है। फिर उल्कापात की बात करें कि उल्कापिंड सौर परिवार का अंग है। यह ग्रहों की उत्पत्ति के समय अलग होकर अंतरिक्ष में फैल गए थे। कभी कभी ये उल्काएं धरती पर गिरती है। यानी आपने बहुत बार सुना होगा कि वो उल्का आ रही है या पीछे जिक्र हुआ था कि उल्कापिंड गिर रहा है। इस प्रकार मतलब धरती पर गिरती रहती है। इस क्रिया को उल्कापात यानी मेट्रोटिक शावर कहते हैं। यानी इसको उल्कापात या मेट्रोटिक शावर कहते हैं। इसके अध्ययन से यह जाता था कि उल्का की संरचना में निकल और लोहा पाया जाता है। यानी इसके जब अध्ययन किया तो यह ज्ञात हुआ कि जो उल्का है इसकी जो संरचना होती है वो दोस्तों होती है निकल और लोहे से। उल्का की संरचना किससे होती है, निकल और लोहे से। इसके अलावा हम बात करें कि पृथ्वी भी सौर परिवार का एक सदस्य है। पृथ्वी में चुंबकत्व गुण पाया जाता है। आंतरिक भाग में निकल मिश्रित लोहे के कारण पृथ्वी में यह गुण उत्पन्न हुआ। अब हम प्राकृतिक संसाधनों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखो ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार से निकले तत्व व तरल मैग्मा से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के अंदर का कुछ भाग तपत व तरल मैग्मा में है। यानी ज्वालामुखी जो उद्गार है इससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी का अंदर का कुछ भाग तो तपत है और कुछ जो है तरल मैग्मा रूप में है। भूकंप विज्ञान के साक्ष्य से, यह वह विज्ञान है जिसमें भूकंपनीय तरंगों का सिस्मोग्राफ द्वारा अंकन कर अध्ययन किया जाता है। यानी सिस्मोग्राफ कहते हैं भूकंप यंत्र है, भूकंप मापी है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो उसकी तरह जो भूकंपीय तरंग है उनका अध्ययन किया जाता है किसमें, भूकंप विज्ञान में, जिसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। भूकंप जिसे अर्थक्वेक है भूपटल का एक आकस्मिक कंपन है जो भूगर्भ में उत्पन्न होता है। यानी हम सीधे भाषा में कहें तो जो भूकंप है ये भूपटल का आकस्मिक यानी अचानक हुआ कंपन है जो भूगर्भ में यानी पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है। भूकंप मूल भूगर्भ में स्थित वह स्थान है जहाँ से कंपन सर्वप्रथम उत्पन्न होता है। यानी भूकंप, आप देखो अलग अलग बात करते हैं। तो सबसे पहले बताया गया भूकंप मूल। भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ से सबसे पहले जो पृथ्वी का कंपन उत्पन्न होता है उसको स्थान को कहते हैं भूकंप मूल यानी जड़, यानी वहाँ से भूकंप पैदा होता है। आगे बात करते हैं आगे देखो आगे है
भूकंपीय तरंगे भूकंप के समय भूकंप के कंपन द्वारा अपनाया गया मार्ग होती है। ये तरंगे 3 प्रकार की, यानी जो भूकंपीय तरंगे हैं ये भूकंप के समय भूकंप की कंपन द्वारा जो मार्ग होती है वो भूकंपीय तरंग होती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहले प्राथमिक, जिसे पी से अंकित किया गया है, तरंगे सबसे तीव्र गति से चलती है एवं ठोस, तरल एवं गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। इन आपको ध्यान रखना है, जो पी तरंगे हैं या प्राथमिक तरंगे दोस्तों, ये बहुत तेज़ी से चलती है, यानी बहुत तेज़ी से चलती है। और ये तीनों प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, चाहे आप ठोस मानो, चाहे आप द्रव्य मानो, चाहे आप गैस मानो, ये तीनों से गुजर सकती है दोस्तों। ये तीनों से गुजर सकते हैं। कौन सी? पी तरंगे। दूसरी तरंग है दोस्तों द्वितीयक एस तरंग, केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से चल सकती है, तरल पदार्थ से नहीं गुजर सकती। यानी जो एस तरंगे हैं ये जो है मात्र ठोस पदार्थ से गुजरती है। तो एस तरंगे किससे गुजरती है? ठोस पदार्थों से गुजरती है। फिर है धरातलीय एल तरंगे, धरातल पर ही चलती है एवं अधिक केंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती है और सबसे अधिक विनाशकारी होती है। एल तरंगे जो होती है दोस्तों ये धरातल पर चलती है और अधिक केंद्र जो होता है उस पर सबसे बाद में होती है और सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार की तरंगे। एक तो पी तरंगे सबसे तेज चलती है, तीनों अवस्था में होती है, ठोस, द्रव्य, गैस में। एस तरंगे केवल ठोस में। और जो एल तरंगे है जो अंत में धरातल पर चलती है सबसे अधिक विनाशकारी होती है। भूकंपीय छाया क्षेत्र भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री एवं 140 डिग्री के बीच होता है। यानी जो भूकंपीय छाया क्षेत्र है वो भूकंप के अधिकेंद्र से कितना होता है? 105 व 140 के बीच का क्षेत्र होता है, जहाँ कोई भी भूकंपनीय तरंगे अभिलेखित यानी वहाँ पर मापित नहीं होती है। जैसे चित्र 4.1 में दिखाया गया है। ये देखो, ये 4.1 चित्र देख लो ध्यान से, पूरा इस चित्र को समझ लो, आपको सब पता चल जाएगा यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले देखो, ये है भूकंप का अधिकेंद्र जहाँ पर भूकंप पहुँचा है। अब हम पी तरंगों की बात करते हैं। तो पी तरंगे, ये पी तरंगों का छायामंडल है, ये पी तरंगों का छायामंडल है। यहाँ पर पी तथा एस तरंगे और यहाँ पर पी तथा एस तरंगे, और ये एस तरंगों का छायामंडल है। जहाँ जहाँ पी तरंगे चल रही है उसको दोस्तों पीले मार्ग से दर्शाया गया है, और जहाँ एस तरंगे चल रही है वहाँ उसको काले मार्ग से दर्शाया गया है। अब आप देख लो 105 से 140, 105 से 140, इस प्रकार इसको दर्शाया जाता है। भूकंपीय तरंगों के भ्रमण पथ व गति के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये लहरें समान घनत्व वाले भागों में सीधे चलती है, यानी जहाँ पर इनका समान घनत्व मिलेगा यहाँ पर ये सीधी चलेगी। परंतु भूकंप केंद्रों पर ये लहरों का अंकन से ज्ञात होता है कि ये लहरें एक सीधी दिशा में चलकर वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती है। यानी ये सीधी नहीं चल रही है दोस्तों, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती है। इसके बाद आप देखो, इससे यह प्रमाणित होता है कि भीतर के घनत्व में भिन्नता है, यानी जो भीतर का घनत्व है उसमें भिन्नता है। परिणाम स्वरूप उनका मार्ग भी वक्राकार होता है, यानी का मार्ग जो है दोस्तों वो क्या हो जाता है? वक्राकार। क्योंकि आंतरिक भाग की ओर घनत्व बढ़ता है, यानी जो आंतरिक भाग है इसकी ओर क्या बढ़ेगा दोस्तों? घनत्व बढ़ेगा। अतः कोर में ये लहरें पी व एस वक्राकार सतह की तरह अवतल की ओर जाती है। यानी आप देखोगे यहाँ कोर में जो पी और एस है वो दोस्तों वक्राकार लेकर अवतल की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ जा रही है। चित्र संख्या 4.1 में आप देख रहे हैं, क्योंकि एस तरह लहरें जो है तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती एवं 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई तथा भूकरोड़ से विलुप्त हो जाती है। इससे प्रमाणित होता है कि इसे 29 किलोमीटर से अधिक गहराई वाला भाग तरल अवस्था में है, जो केंद्र की चारों ओर विस्तृत है। क्योंकि चट्टानों के घनत्व में अंतर के साथ साथ इन तरंगों की गति में भी अलग अलग जगह पर अंतर आता है दोस्तों। अतः इन आधारों पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतें निश्चित की गई है, जो कि 4.2 में दिखाई गई है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग है, ये क्रास्ट, मेटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर, तरल, ठोस, एंटीस्पोर, ऊपरी क्रास्ट, निचली क्रास्ट, ऊपरी मेटल, निचली मेटल, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। अब देखो, पहली है भूपृष्ठीय क्रास्ट। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। भूपृष्ठीय क्रास्ट की बात करें तो इसको यहाँ दिखाया गया, ये है दोस्तों भूपृष्ठीय क्रास्ट। अगर आप देखोगे चित्र में तो ये है भूपृष्ठीय क्रास्ट। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसकी औसत जो मोटाई है दोस्तों वो है 30 किलोमीटर। यह परत हल्के चट्टानों से बनी है और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेमी है, यानी ये सबसे ऊंची परत है। औसत मोटाई की बात करोगे तो 30 किलोमीटर है, और ये परत हल्के चट्टानों से बनी है। इसका घनत्व जो है आपकी 30 ग्राम प्रति घन सेमी है। आगे बात करते हैं अन्नूपटल की। अन्नूपटल के आप देखोगे तो अन्नूपटल आपको मिलेगा जो यहाँ इसमें दिखा गया, द मेंटल सबस्ट्रीम
ये देखो, ये है अन्नूपटल, मेटिल वाला दिखाई गया ना, ये अन्नूपटल है। भूपटल के नीचे 2900 किलोमीटर गहराई तक अन्नूपटल का विस्तार है। अन्नूपटल का ऊपरी भाग जो दुर्बलता मंडल है, इसको एस्थोनोस्फेयर कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो भी लावा धरातल तक पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही भाग है। एस तरंगें 2900 किलोमीटर के बाद यहाँ से लुप्त हो जाती है और ये अन्नूपटल ठोस सेलों से भी निर्मित होता है। अब है अंतिम अभ्यंतर या भूक्रोड। 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर गहराई वाला यह भाग पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। यानी भूक्रोड की आप जब बात करोगे तो भूक्रोड आपको मिलेगा, जिसे द कोर कहा गया है, आंतरिक कोर। ये देखो अंत में जो है ये आंतरिक कोर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर गहराई वाला है। ये भाग पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। इसका औसत घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेमी है। इस भाग में एस तरंगें नहीं पहुंच पाती। इसके दो भाग किए जाते हैं। प्रथम भाग बाह्य अभ्यंतर जो तरल अवस्था में एवं 2900 से 5150 की गहराई तक जो द्वितीय बाह्य आंतरिक अभ्यंतर है, जो कि सघन है और 5150 से 6371 गहराई तक है। ये देखो 4.3 में आपको डिटेल से जो आंतरिक क्रोड है इसके बारे में बताया गया है। देखो क्रास्ट, ऊपरी मेटल, निचली मेटल, बाह्य कोड, आंतरिक कोड। और यहाँ पर आपको घनत्व दिखा गया है 2.90, 3.3, 4.3, 5.5, 10, 12.3, 13.3, 13.6। इधर गहराई है 0, 30, 700, 2900 और 5150 और 6371। यानी सबसे पहले देखो हमने बात की थी 30 किलोमीटर की, तो यहाँ तक तो दोस्तों आपके जो क्या है, जो क्रास्ट है ये 30 किलोमीटर वाला आ गया। इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों 2900 किलोमीटर तक की, तो यहाँ तक आ जाएगा आपके जो दूसरा जो मेटल है वो 2900 वाला, ये यहाँ तक आ जाएगा। और 2900 से लेकर 6371 तक जो आएगा वो नीचे आएगा आंतरिक कोड या जो बाह्य कोड है वो। आगे देखो, अब स्वेस का वर्गीकरण देखते हैं। स्वेस के अनुसार भूपटल का ऊपरी भाग परतधारी सेलों का बना हुआ है। यानी स्वेस ने कहा कि जो भूपटल का जो ऊपरी भाग है दोस्तों वो परतधार सेलों का बना हुआ है। इस भाग के नीचे स्वेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर 3 प्रकार की स्थितियां मानी हैं। पहली है सियाल। इस परत में सिलिका एवं एल्यूमिनियम की प्रधानता है। यानी सियाल इसके लिए नाम इसलिए दिया गया है कि सियाल है, यानी सिलिका का SI और एल्यूमिनियम का AL, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है सियाल। ये सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है, इसीलिए इस परत को सियाल यानी SI + AL यानी सियाल कहा जाता है। इसका जो औसत घनत्व हम मानेंगे दोस्तों वो है 2.9 और औसत गहराई है 50 से 300 किलोमीटर। आगे आया चित्र देखते हो, सबसे नीचे ये 4.4 में आपको स्वेस का वर्गीकरण सबसे नीचे दिख रही है सियाल। ये किसकी बनी है दोस्तों, ये सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है। इसके अलावा इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि इसकी औसत घनत्व 2.9 है और औसत गहराई है दोस्तों 50 से 300 किलोमीटर। फिर बात करते हैं दोस्तों सीमा की। इस परत में सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता है। दोस्तों सीमा नाम SI + Ma, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है, इसलिए इस परत को सीमा कहा जाता है। इसका औसत घनत्व हम मानेंगे 2.9 से 4.7 और ये 1000 से 2000 किलोमीटर तक विस्तृत है। यहाँ पर आप दूसरे चित्र में देख रहे हो, ये है सीमा परत। इसके बाद बात करते हैं निफ्य की। इस परत में निकल और आपकी फेरियम की प्रधानता है, यानी Ni + Fe यानी निफ्य, इसको निफ्य कहा जाता है। और इसमें किसकी प्रधानता है, निकल और फेरियम की, इसलिए इस परत को निफ्य कहा जाता है। इसका घनत्व है 1100 किलोमीटर और ये भू केंद्र तक विस्तृत है। आगे आप इस चित्र में देख लीजिए, ये तीनों चित्र है, सियाल, सीमा और निफ्य। फिर है वान डर ग्राफ्ट का वर्गीकरण। वान डर ग्राफ्ट ने कहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की 4 परतें बताई थी। पहली है बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी। इस परत की मोटाई महाद्वीपों के नीचे 60 किलोमीटर तक होती है। यानी जो ऊपर दिखाई रही है आपको बाह्य सियाल प्रॉपर्टी, तो वान डर ग्राफ्ट ने कहा कि ये जिसकी मोटाई है ये महाद्वीपों से नीचे कितनी है, 60 किलोमीटर। अटलांटिक महासागर के नीचे 20 किलोमीटर, प्रशांत महासागर के नीचे 10 किलोमीटर और इस परत का घनत्व है 2.75 से 3.1। यह परत सिलिका, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और सोडियम की बनी है। तो बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी दोस्तों ये महाद्वीपों से है नीचे 60 किलोमीटर,
और अटलांटिक से 20 किलोमीटर, प्रशांत से 10 किलोमीटर है। इसका घनत्व की बात करें तो दोस्तों है 2.75 से 3.1 और यह परत सिलिका, एल्यूमिनियम और पोटेशियम एवं सोडियम से बनी हुई है। दूसरी परत का नाम है दोस्तों आंतरिक सिलिकेट परत तथा मेटल। इस परत की मोटाई की बात करें तो ये 60 से 1200 मिलीमीटर है और इस परत का जो घनत्व है वो 3.1 से 4.75 है। दोस्तों यहाँ पर जो है इतना ही है, क्योंकि मेरे पास जो बुक अवेलेबल थी इसके अंदर इतना ही इसको दिखाया हुआ है, आगे कोई भी प्रकार की इसके अंदर नहीं है। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास जो बुक अवेलेबल है उसके अंदर इसको इतना ही दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके पास किसी के पास कक्षा 11 का इससे आगे का कोई वर्जन हो तो मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और अगर मुझे कहीं पर इसका अगला वर्जन मिलता है, ये जो 2 और जो बताए गए वांडर व ग्रेट का और कुछ भी इसके बारे में मुझे पता चलता है कुछ भी, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। घर रहें स्वस्थ।